नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन, पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बात की है एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जिसमें मैंने बताया है कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं और इसको बढ़ाने वाले क्या-क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसको मैंने पार्ट 2 दिया है। इसमें मैं बात करूंगा कि एलर्जिक राइनाइटिस के क्या-क्या इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, इसका क्या-क्या ट्रीटमेंट होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको एलर्जी से संबंधित, अस्थमा से संबंधित या मेडिकल डिजीज़ से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा एलर्जिक राइनाइटिस का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, जो कि मैंने आपका आई बटन में उसका लिंक दे रखा है। उसके बाद में पार्ट 2 देखिएगा, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस में क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो उसमें सबसे एक सिंपल जाँच कराई जाती है जिसको बोलते हैं ब्लड की जाँच। इसका नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। इसमें हम इओसिनोफिल लेवल को देखते हैं। कभी-कभार ये पेशेंट्स में बढ़े हुए होते हैं और कुछ पेशेंट्स में बढ़े हुए नहीं भी होते हैं, तब भी पेशेंट्स में एलर्जिक राइनाइटिस होता है। उसके बाद में हम सीरम में आईजीई लेवल को चेक करते हैं। आईजीई लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो ये आपके अंदर एलर्जी को इंडिकेट करता है। इसके साथ-साथ हम पेशेंट्स में जो उसके जो नेज़ल म्यूकोसा होती है उसका स्वैब लेकर के उसमें भी इओसिनोफिल लेवल को चेक किया जाता है, जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स में काफ़ी देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस किस एलर्जेंस की वजह से हो रही है। तो इसके लिए एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट के जो स्किन के अंदर एक कई सारे एलर्जेंस को लगाया जाता है और जिस एलर्जेंस की वजह से उसको दिक्कत होती तो उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। तो इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट्स को किसकी वजह से एलर्जी हो रही है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि एलर्जिक राइनाइटिस में साइनोसाइटिस भी होता है। साइनोसाइटिस मतलब कि साइनस का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए एक एक्स-रे होता है जिसका नाम होता है पीएनएस एक्स-रे। पीएनएस एक्स-रे का फुल फॉर्म होती है पैरानेज़ल साइनस का एक्स-रे। तो उससे हमें पता चल जाता है साइनोसाइटिस है कि नहीं है। अगर साइनोसाइटिस बिगड़ जाता है, साइनोसाइटिस वाले पेशेंट्स को अगर पॉलिप हो जाते हैं, तो उसको देखने के लिए इसका सीटी स्कैन भी होता है। तो पीएनएस सीटी स्कैन होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पॉलिप है कि नहीं है। इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया था कि एलर्जिक राइनाइटिस के कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अस्थमा के चांसेस होते हैं। तो अगर पेशेंट्स एलर्जिक राइनाइटिस का है तो उसमें अस्थमा को इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब अस्थमा को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया अस्थमा के डायग्नोसिस के बारे में। तो बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस में हिस्टामिन लेवल और मास्ट सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सारी दिक्कतें होती है। उसकी जो नेज़ल म्यूकोसा होती है उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है और जो नेज़ल से नाक से पानी आता, आँख से पानी आता, ये सारे जो सिम्पटम्स होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। तो इनके खिलाफ हम मेडिसिन देंगे तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक का मतलब होता है हिस्टामिन के खिलाफ मेडिसिन देना। तो इसमें कई सारी मेडिसिन आती हैं, सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन और फेक्सोफेनाडिन। ये पेशेंट्स में जो रनिंग नोज होता है उसको कंट्रोल करता है और जो आँख से पानी आता है उसको कंट्रोल करता है। दूसरी बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मतलब कि मास्ट सेल का जो बढ़ा हुआ नंबर होता है उसको ये स्टेबल करते हैं, इसीलिए इनको मास्ट सेल स्टेबलाइजर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये बॉडी में जो मास्ट सेल होती है उससे एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल को ये कंट्रोल करते हैं। अगर वो केमिकल कंट्रोल हो जाता है तो इन्फ्लामेशन, जो सूजन होती है, नाक से जो पानी आता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। इसमें एक मेडिसिन आती है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होती है, उसका नाम होता है एजिलास्टिन, जिसको स्प्रे के रूप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके साथ-साथ में एक और मेडिसिन आती है जो कि इन्फ्लेमेशन और जो स्वेलिंग जो होती है और जो नाक से पानी आता है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसका नाम होता है मोंटेलुकास्ट। और इसके साथ-साथ में एक और मेडिसिन आती है जिसका नाम होता है ज़ेफ्रीलुकास्ट। इसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन होती है वो होती है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड को 2 फॉर्म में दिया जाता है, ओरल की फॉर्म में दिया जाता है और इन्हेल की फॉर्म में दिया जाता है। इन्हेल की फॉर्म में जो दिया जाता है वो स्प्रे की फॉर्म में दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंट्रानेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब कि जो नाक के अंदर स्प्रे दिया जाता है
वो होता है इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको कि स्प्रे के रूप में लिया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन भी आता है, एजिलास्टिन के साथ में भी कॉम्बिनेशन आता है। तो पेशेंट्स को ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, तो ये पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि इसमें स्टेरॉइड है, ये आपके लिए हार्मफुल होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसको काफ़ी हल्की मात्रा में यूज़ किया जाता है, 50 माइक्रोग्राम, ये माइक्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। और दूसरा होता है 27.5 माइक्रोग्राम की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट्स इसकी डोज को डिसाइड किया जाता है, उसके सिम्टम्स के हिसाब से इस डोज को डिसाइड किया जाता है। तो ये काफ़ी हल्की मात्रा में डोज होती है, जिससे पेशेंट को घबराने की बात नहीं है। इसको डेली ले सकते हैं और इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ही कम, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। जो इनहेल्ड स्टेरॉइड होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। पेशेंट की जो नेज़ल म्यूकोसा होती है, जो नाक ब्लॉक होती है, उसको कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माने जाते हैं। इसीलिए स्टेरॉइड को देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स में। अब एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट और ऐड हो चुका है एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा जैसी एलर्जी के पेशेंट्स में, जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट्स को पहले तो ये पता किया जाता है कि पेशेंट्स को किस चीज़ से एलर्जी है। उस चीज़ की एलर्जी जब हमें पता चल जाती है, तो उस एलर्जेंस को हमें बार-बार, धीरे-धीरे हमें उसका कॉन्टैक्ट कराना पड़ता है। उस कॉन्टैक्ट कराने से उसके अंदर उसके एक्सपोज़र से उस पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी बनती है। तो धीरे-धीरे ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये थेरेपी दी जाती है। पहले इसको ज़्यादा बार दिया जाता है, फिर ये धीरे-धीरे एक्सपोज़र इसका कम कर दिया जाता है। तो ये एक लेटेस्ट थेरेपी यूज़ की जा रही है आजकल, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, बट ये ज़रूरी नहीं सब में ये इफ़ेक्टिव हो जाए, बट लेकिन फिर भी इसको 40 to 60% पेशेंट्स में ये अच्छा खासा इसका रोल माना जाता है। लेकिन आप एक चीज़ का इसमें ध्यान रखें कि जो मैंने आपको अभी जो ट्रीटमेंट बताया है, इसमें जो मेडिसिन बताई, उसको आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी फिजिशियन की निगरानी में ही इसको लें। क्योंकि फिजिशियन जो होते हैं, वो आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी जो डिजीज़ की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग और जाँच के हिसाब से आपकी डोज़ डिसाइड करते हैं और ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। तो आप इसको खुद से मेडिकेशन ना करें, किसी फिजिशियन की निगरानी में ही लें इस दवा को। अब बात करते हैं इस जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उसके कंट्रोल के बारे में। ऐसा नहीं है अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है, ये ठीक रहेगा या फिर कंट्रोल रहेगा। इसके लिए कंट्रोल के क्या-क्या रूल हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद में भी पेशेंट को दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको साइनोसाइटिस रहता है, तो आप स्टीम इन्हेलेशन करें। स्टीम इन्हेलेशन से क्या होता है कि जो आपके साइनस हैं, वो खुल जाते हैं, उसके अंदर एक जो मॉइस्चर वो बनी रहती है, जिसकी वजह से आपका जो सिक्रीशंस है वो बाहर निकलते रहते हैं। तो दूसरी चीज़ हो गई आपका मेडिसिन को आप प्रॉपर तरीके से लें, उसको डिसकंटिन्यू ना करें। कभी-कभी ऐसा लगता है पेशेंट को कि वो ठीक है, फिर वो उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, धीरे-धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ता रहता है, फिर वो एक अटैक के रूप में वो फीवर बढ़ जाता है, फेशियल स्वेलिंग आ जाती है, तब उसको फिर से मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। तो ये बेहतर यही होगा कि आप अपने जो आपके जो फिजिशियन है, उनके हिसाब से आप डोज को कम कर लें। और जब ट्रिगर फैक्टर्स जब ज़्यादा आ जाते हैं, जब जैसे कि सीजनल वेरिएशन ज़्यादा होता है मार्च अप्रैल के टाइम पे और उधर सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, तब आप इसकी डोज को बढ़ा लें, बट मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लेते रहें। तीसरी चीज़ होती है ट्रिगर फैक्टर से बच के रहना। ट्रिगर फैक्टर से कैसे बचा जाए? जैसे कि आपको मैंने बताया था कि स्किन प्रिक टेस्ट हम कराते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि आपको किस-किस एलर्जन से दिक्कत है। उस जिस एलर्जन से आपको दिक्कत है, उससे दूर रहिएगा। और ज़्यादातर जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं, वो होते हैं हाउस डस्ट होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं। ये ज़्यादातर कॉमन एलर्जेंस होते हैं, जो कि काफ़ी पेशेंट्स में दिक्कतें पैदा करते हैं। तो इनसे आप बच के रहिएगा। कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आपको अगर एक्सरसाइज करनी है, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है, तो आप उसको घर से बाहर ना करें, घर के अंदर ही करें। क्योंकि जो उस टाइम पे जो एयर होती है, उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें पॉलन ज़्यादा होते हैं, वो एक्सपोज़र में आएँगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप अपने ट्रिगर फैक्टर को पहचानिए और उससे दूर रहिएगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपका जो एलर्जिक राइनाइटिस है, वो आपका कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू। ये अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपके यहाँ पे कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है और आपके फ्रेंड में कोई भी पेशेंट है, तो उसको मेरा ये वीडियो भेजिएगा।
अगर पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के जरिए मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।